Hello everyone. In the previous video, we have seen about the Coulomb's law and its equation of force. आज के इस वीडियो में हम उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस कूलॉम लॉ की फोर्स के जो कुछ कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। हमें पहले पता थी जो फोर्स इक्वेशन थी वो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 by r square Newton, and simply if we denote this quantity, this 1/4πε0 by a constant k, the force equation will be F is equals to k Q1 Q2 by r square Newton. अब हमें पता है कि जो क्वांटिटी k है उसको हमने 1/4πε0 से डिनोट किया है, which is a constant, and we all know that constant has numerical values. तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. हियर एंड अनदर कांस्टेंट विच इज एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होगी, कुछ यूनिट्स होंगे. सो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. सो नाउ वैल्यू निकालने के लिए हमें पता थी जो k था वो 1/4π एप्सिलॉन नॉट था, और जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹. अब यूनिट इसकी क्या होगी? अब ये इसके जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब होगा कि इसकी यूनिट भी क्या होगी? जस्ट रिवर्स हो जाएगी. इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो ये तो बात हो गई हमारी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की कितनी होगी. अब हम बात करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. अब बात करेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. डायमेंशन निकालने के लिए हमें जो पहली इक्वेशन पता थी फोर्स की, उस फोर्स से हमें जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4π Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर. F इज फोर्स एंड R इज डिस्टेंस. सिंपल. अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमें पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट हैज़ नो डायमेंशंस, एंड Q1 Q2 बोथ आर चार्ज, एंड तो इसकी जो डायमेंशन होगी Q1 Q2 की वो हो जाएगी a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन फोर्स की डायमेंशन हमें पता है होती है m l t⁻⁻2 एंड r स्क्वायर इज द डिस्टेंस, तो इसकी लेंथ की डायमेंशन होगी विच इज़ l स्क्वायर. फर्दर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन को, तो जो डायमेंशन निकलेगी हमारी वो हो जाएगी m-1 l-3 t4 a स्क्वायर. ये हमारी डायमेंशन निकलेगी. आगे अब कुछ मोर एस्पेक्ट्स हम इस लॉ के देखेंगे रिगार्डिंग द एप्सिलॉन नॉट. हियर एप्सिलॉन नॉट हमें पता है कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका मतलब है कि जो हमारे चार्ज थे Q1 Q2, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो r थी, और इनके बीच का मीडियम जो था, इनके चार्जेस के बीच का जो मीडियम था वो था हमारा एयर और वैक्यूम. या तो एयर था या तो वैक्यूम था. इस एयर और वैक्यूम से जो हमारी परमिटिविटी थी उसको कहा हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट. आगे इसी पे एक रिलेशन है, इसको अभी डिस्कस करना है आगे. अगर हम माने कि इन चार्ज
बोथ चार्ज के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो हमारी जो मीडियम है वो कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, वो कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग मीडियम कुछ भी हो सकती है, जैसे ग्लास, वैक्स, पेपर एटसेट्रा। तो एक रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट और फोर्स के बीच में। हमें पता है कि जो फोर्स होगा, अगर हमारे इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम है, जैसे ग्लास, वैक्स, पेपर एटसेट्रा, तो हमारी जो फोर्स इक्वेशन होगी वो होगी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Here epsilon is called, here epsilon is called, तो जो हमें पता है कि जो ये जो पहली वाली फोर्स इक्वेशन थी एयर वाली, और ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है ये कुछ डिफरेंस होगा, तो उसमें जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन का है। उसमें एप्सिलॉन नॉट था, इसमें एप्सिलॉन है। इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन का और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसमें एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो के है ये फोर्स वाला के नहीं है जो फोर्स में कांस्टेंट था, इस के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। It is a dimensionless constant अब जो हमने बताया कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में एक रिलेशन है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर के था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और के क्या है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नाउ अब जो इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए हमारी फोर्स की इक्वेशन होगी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर अब हम क्या करेंगे कि ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, इस वाली वैल्यू से हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारी जो फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इक्वेशन कहती है कि जैसे जैसे हम के की वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स हमारा घटेगा। इट मीन्स डेट अगर हमारे दो चार्जेस के बीच में हमारा इंसुलेटिंग मीडियम है और उसकी जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है तो हमारा जो फोर्स होगा वो कम होगा। अब बात कर लेते हैं के पर कि के की वैल्यू क्या होती है। जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनकी जो के की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इट मीन्स डेट फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स, फॉर ऑल डाई इलेक्ट्रिक, सभी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जो हमारी के की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। सो दिस इज़ अबाउट द कूलम्ब्स लॉ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हमें बात करनी है कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। हमें पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और फोर्स जो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें फोर्स कूलम्ब लॉ के जो फोर्स है उसका डायरेक्शन बताने के लिए हमें कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझना होगा। इस फॉर्म में हमने कूलम्ब लॉ को समझा और उसके फोर्स को समझा जो कि किस पे है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और ये वाला जो फॉर्म होगा कूलम्ब लॉ का, इसमें हम इसको वेक्टर फॉर्म में हम इसको डिनोट करेंगे और वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। दैट्स इट फॉर द कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।